नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 9 और 10 के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेक्शन को कवर कर लिया है। अब हम लोग जो थोड़े बहुत एक दो टॉपिक रह जाते हैं, जैसे कि ईवीएस के, उसके विषय में अध्ययन कर रहे थे। कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा हम बीमार क्यों होते हैं, यानी कि डिजीज के विषय में पढ़ा तथा उसके कारणों को देखा, वायरस, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के विषय में समझा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राकृतिक संपदा। देखिए ये नेक्स्ट चैप्टर है, क्योंकि ये ईवीएस का सेक्शन है इसलिए इसमें ईवीएस के टॉपिक एकदम भर भर के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्राकृतिक संपदा। आज हम डिस्कस करेंगे प्राकृतिक संपदा के विषय में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मानव जीवन यापन के लिए या कह लीजिए हमारे जीवन के लिए सबसे अगर बहुमूल्य चीज कही जाए या कहा जाए कि हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो सीधा सीधा हमारे दिमाग में आता है कुछ चीजें। जैसे एक आता है भोजन यानी कि खाना, दूसरा पानी, और तीसरा हमारा आता है सांस लेने के लिए वायु या आप कह सकते हो ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीन चार चीजें आती हैं जो हमें कम से कम इतनी चीजें चाहिए तभी हम जीवित रह पाएंगे। क्लियर हुआ? तो उस संदर्भ में सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें भोजन के विषय में, यानी कि जो हमारी खाद्य सामग्री है वो कहां से आती है, वायु कहां से आती है, पानी कहां से आता है, जल कहां से आता है, इन सभी चीजों को देखें तो कहीं ना कहीं हमें ये फ्री में मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई आपको गेहूं फ्री में दे देगा या आपको कोई चावल फ्री में देगा, लो बेटा जाओ खा लो, ऐसा नहीं है। लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए तो जैसे खाने की और सामग्रियां हैं, फल हो गए, फल के बाद में आप जंगल में जाइए तो तमाम प्रकार के आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के फल मिलेंगे, वहां से भी आप खा के अपना जीवन यापन कर सकते हो। ठीक है, तो जो चीजें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में मिल जाए, जिसको ईश्वर ने बनाया है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संपदा। क्लियर? क्या कहते हैं? प्राकृतिक संपदा। जैसे कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य से ही जीवन यापन, या आप कह सकते हो कि सूर्य ऊर्जा का जो कि सबसे बड़ा स्रोत है, यहां से हमें सभी के सभी खाद्य सामग्रियां उपलब्ध होती हैं। जैसे सूर्य रहेगा तभी पेड़ पौधे जीवित रहेंगे और तभी हमारे विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री या भोजन हमारे बन पाएंगे। ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, हमारी फसलें हो गई, हमारे अनाज हो गए, हमारे फल फूल हो गए, जो भी चीजें हैं सब के सब कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से आपको कैसे रिलेट करते हैं? सूर्य से। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो गया? सूर्य हो गया। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बात ये आती है कि सूर्य के अतिरिक्त या सूर्य के अलावा ऐसे कौन कौन से हैं जो हमें जीवन यापन के लिए संभव है, या जीवन हम जिसपे यापन करते हैं। ठीक है, देखिए मानव जीवन की बात करें, हम सांस लेने के लिए क्या करते हैं? वायु पर निर्भर है। ठीक है, हमें सांस लेने के लिए वायु पर निर्भर है। पानी के लिए या प्यास के लिए हमें जल पर निर्भर होना पड़ता है, और रहने के लिए हमें क्या चाहिए? जमीन चाहिए। ठीक है, ये तीन चीजें, वायु, जल और स्थल, वायु, जल और स्थल, ये तीन महत्वपूर्ण आवश्यक कारक हैं या आवश्यक बिंदु है, जो मानव जीवन ही नहीं पृथ्वी पर जितने जीवधारी हैं सबके लिए ये कंपलसरी है। इनमें से कोई एक गड़बड़ हो गया तो मानव जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है, जैसे जो जीव केवल वायु में रहते हैं या वायु में उनका जीवन यापन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय जीव, या हम कह सकते हैं वायुमंडल। अब ये वायुमंडल क्या है? देखिए, वायुमंडल में ऐसा इलाका, ऐसा क्षेत्र जहां पर केवल वायु 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 हो, या पूरा हवा 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 हो। ठीक है, तो जीव प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत पहला कौन होता है? वायुमंडल। दूसरा, कुछ जीव जल में जीवन यापन कर सकते हैं, जैसे मछलियां वगैरह हो गए, घोंघा वगैरह हो गए, कछुए वगैरह हो गए, तो इनको हम क्या कहते हैं? जलीय जीव। और वो इलाका जैसे कि समुद्र हो गया, तालाब हो गया, उसको क्या कहते हैं? जलमंडल। अब जिसपे हम लोग रहते हैं इसको क्या कहते हैं? स्थल मंडल। यानी कि जीवन जीने के लिए जब हम जमीन पे या जहां रहते हैं उसको क्या कहते हैं? स्थल मंडल। ठीक है, तो प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत सूर्य को छोड़ करके तीन और कारक आते हैं। कौन कौन से? वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल।
अब इन्हीं को अगर हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा का पूरा प्राकृतिक संपदा इसके अंतर्गत आ जाता है। वायु हमें फ्री में मिलती है, पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर अभी आ जाए कि 100 रुपया तुम दो तभी तुम्हें इतना ऑक्सीजन मिलेगा सांस लेने के लिए, तो मरण हो जाएगी, तो वही जिंदा रहेगा जिसका पैसा रहेगा। लेकिन वायु सबके लिए फ्री है। जलमंडल की बात करें, पानी भी सबके लिए फ्री है, ठीक है। स्थल की बात करें, जमीन भी सबके लिए फ्री है। क्लियर हुआ? तो ये तीनों के तीनों जो कारक हैं, या तीनों के तीनों जो आपके यहाँ पे कारक दिख रहे हैं, ये जहां उपस्थित होते हैं, या तीनों के तीनों। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको वायु मिल गई, उसको जल मिल गया, उसको स्थल मिल गया, तो वो अपना फटाक से वहीं घर बनाएगा और घर बना के खुशी खुशी अपने परिवार के साथ यहाँ वो रहने लगेगा, ठीक है। तो ऐसा स्थल जहां पर वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ये तीनों के तीनों उपलब्ध हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जीव मंडल। यानी कि यहां पर जीव अपना जीवन यापन आराम से कर सकता है। क्लियर हुआ? ऐसा स्थल जहां पर जलमंडल, वायुमंडल तथा स्थल मंडल तीनों पर्याप्त मात्रा में या उचित मात्रा में उपस्थित हो, ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? जीवमंडल, ठीक है। जीवमंडल के संदर्भ में कहा जाए तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी ग्रह है, या पृथ्वी ही एक, सभी उल्कापिंडों या सभी पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल तीनों के तीनों उपलब्ध हैं, ठीक है। चलिए, अब इन तीनों में से एक एक के विषय हम थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहले हम चर्चा करेंगे वायुमंडल के बारे में। देखिए, वायुमंडल की बात करें तो ऐसी जगह या वायु का भंडार, ठीक है। वायुमंडल मतलब वायु का भंडार। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पश्चात आपका आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पश्चात आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड, और आता है आपका जल वाष्प। क्या आता है? जल वाष्प। देखिए, ये चार जो गैसें हैं वो मेजर रूप में पाई जाती हैं। बाकी आपकी क्या होती हैं? अदर। अदर में जितनी गैसें हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जितनी सारी गैसें हैं सब, मतलब ये तो उसमें हमने कुछ धातु बोल दिया, बाकी जितनी गैसें हैं सब की सब गैसें इसी अदर में हो जाती हैं। मुख्य रूप से चार गैसें, या मुख्य रूप से दो ही मानिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है इसलिए लेना पड़ता है। मुख्य रूप से दो ही गैसें होती हैं, जिसमें से 70% के आसपास आपका नाइट्रोजन होता है, 21% आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो कंपोजिशन है, या वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है जलवाष्प के साथ, ठीक है। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। कैसे? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे सोखते हैं, या पेड़ पौधे इसकी मदद से भोजन बनाते हैं, और वही भोजन जीवधारी, या आप कह सकते हो कि मानव खाते हैं और निर्भर रहते हैं। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का रोल भी जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोचिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे, तो हमें अनाज कहां से मिलेगा, और हमें अनाज नहीं मिलेगा तो हम जैसे जाम हो जाएंगे, ठीक है। वही अगर CO2 ज्यादा हो गया तो ये एक विषैली गैस हो जाती है, जो वायु में मिश्रित होकर के हमारे फेफड़ों में जाती है और फेफड़े खराब कर देती है, या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिससे मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना तो ज्यादा बढ़नी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। ये एक बैलेंस कंडीशन में रहेगी, तभी ठीक ठाक काम रहेगा, ठीक है। वर्तमान समय में लगभग 1% हिस्सा, पूरे वायु का लगभग 1% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बढ़ के हो गया है, ठीक है, जो कि घातक है, इतना नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो देखिए, ये छोटी सी बात हो गई। वायुमंडल मतलब विभिन्न गैसों का मिश्रण, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प एवं अन्य गैसें। जिसमें हमने आपको कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंस क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे भोजन बनाने में लेते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव या कुछ समुद्री जीव
अपनी खाल या जो चमड़ी होती है जैसे कछुए का होता है उस पे वो सुरक्षा कवच बनाने में उसका प्रयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, कार्बोनेट के रूप में। चलिए, ये बात हो गई किसकी, वायु भंडार के विषय में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वायु का प्रयोग और कहां कहां हो सकता है। देखिए, दूसरा पॉइंट है वायुमंडल, वायुमंडल से जलवायु, वायुमंडल से जलवायु संतुलन। अब ये समझिएगा बात को, जलवायु संतुलन मतलब क्या। देखिए, अगर आप समझे ये है पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी और ये मान लीजिए ये जमीन है जहां पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, जहां पे हम लोग रहते हैं, जहां पे हम लोग रहते हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो वायु की बहुत सारी ऐसे लेयर बनी हुई है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी क्या बनी है, परत बनी है। क्या बनी है, परत। हवाओं की बहुत सारी, इसे जमीन के ऊपर बहुत सारी परत बनी है, बहुत सारी परत। अब ये देखिए हवाएं करते क्या है, ये है ऊष्मा के कुचालक। कुचालक मतलब होता है ये हीट को जाने नहीं देंगे, ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाओ तुम। तो जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें आ जाती हैं, जब सूर्य की किरणें आ जाती हैं तो ये यहां पर यूज हो गया, जो एनर्जी यूज होनी थी यूज हो गया, लेकिन जब ये वापस जाने लगते हैं तो ये इनको ये जाने नहीं देते, जाने ये नहीं देते। इसलिए इसलिए दिन में पृथ्वी का तापमान हल्का गर्म होता है और रात में हल्का ठंडा होता है, ठीक है, क्या होता है, हल्का ठंडा होता है, जिस वजह से हम इनमें सरवाइव कर पाते हैं और अच्छे से रहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये वायुमंडल ना रहे, अगर ये वायुमंडल ना रहे, जैसे कि चंद्रमा पर, मून पर, ठीक है, मून पर यहां पे सनलाइट सीधा आती है। अब पूरा यहां तापमान कितना होता है दिन में, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब यहां पे आप मुर्गे की तरह तल जाएंगे, भुज जाएंगे, कोयला हो जाएंगे। और वही रात की बात करें, रात में टेम्परेचर होता है -190 सेंटीग्रेड, यानी कि आप बर्फ बन जाएंगे। सोचिए, अब ये वायु क्या करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी को आने नहीं देगा, जिससे हमें उतना ही एनर्जी मिलेगी जितना हमको चाहिए, हम सरवाइव कर जाएंगे। रात में पूरी एनर्जी को जाने नहीं देगा, कुछ को रोके रहेगा ताकि हम ठंडे से जम न जाए। इस प्रकार या इसीलिए कहा गया है कि वायुमंडल का रोल जलवायु परिवर्तन में है और वायुमंडल मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। इन दोनों एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। क्लियर हुआ, ठीक है। तो आप ये बात को ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पे तापमान दिन में 110 सेंटीग्रेड और रात में -190 सेंटीग्रेड हो जाता है, इसलिए वहां पे जीवन संभव नहीं है, ठीक है। पता चलिए पानी ले गए हो, दिन में तो इतना गर्म है आप पी ही नहीं पाओगे, रात में बर्फ हो जाए तो भी नहीं पी पाओगे। दिन में आपका खून इतना उबल जाए कि आपकी चमड़ी को छेद करके बाहर निकल जाए और रात में जम जाए, नसें फट जाए, ठीक है। तो ये दोनों केसेस घातक हो सकते हैं। क्लियर हुआ। तो इसीलिए वायुमंडल की उपस्थिति भी मानव जीवन में या अस्तित्व में अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। क्लियर। चलिए, तो वायुमंडल से जलवायु संतुलन कैसे बनता है या तापमान संतुलन कैसे होता है, यह मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वायु की गति, वायु की गति, गति मतलब वायु कैसे कैसे घूमता है, इसको कैसे कैसे बहता है, इसको बोलते हैं पवने। जैसे अगर आप देखें, आप भगोने में अगर पानी को गर्म करें, भगोने में अगर पानी को गर्म करें तो आप ये देखते हैं कि ये यहां से ऐसे उड़ता रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे वाष्प के रूप में उड़ जाता है, ठीक है। ऐसे ही दिन के समय में जमीन पर, मान लीजिए जमीन है और ये हिस्सा ये किसका है, ये पानी का हिस्सा है, ठीक है। दिन के समय में जमीन ज्यादा गर्म होती है, यहां से हवाएं उठ जाती हैं, ठीक है, यहां से हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती हैं। अब सोचिए, जब धक्का मुक्की होके ऊपर चले गए सब लोग, सबके सब लोग तो यहां भाग आए, तो यहां पे जो दबाव था, जो खचाखच भरा इलाका था, वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहां से ठंडी हवाएं कहां पहुंच जाती हैं,
इस वायु दाब को पूरा करने के लिए पहुंच जाती हैं। बात को समझिएगा। दिन में गर्म हवाएं स्थल यानी जमीन की होती हैं, वो ऊपर उठ जाती हैं क्योंकि गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं। उस खाली जगह को जहां पे दाब कम हो चुका है, ठेलम ठेली कम हो चुका है, उसको पूरा करने के लिए जल से या समुद्र से ठंडी हवाएं आती हैं और इसको पूरा कर देती हैं। अर्थात दिन के समय में, अर्थात डे में, दिन के समय में जो वायु की गति होती है, पवन की गति होती है, वो कहां से? समुद्र से स्थल की ओर होती है, यानी कि जमीन की ओर होती है। जस्ट इसी का रिवर्स कर दीजिए। नाइट में, नाइट यानी कि रात में स्थल से समुद्र की ओर किसकी गति होती है? पवन की गति होती है, या आप कह सकते हो कि वायु की गति होती है। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि लैंड ब्रिज या सी ब्रिज क्या है? लैंड ब्रिज मतलब वायु की गति कैसे? समुद्र से स्थल की ओर, और स्थल से समुद्र की ओर आपका सी ब्रिज। ठीक है, तो दिन के समय में हवा की गति, पवन की गति, हवा की दिशा कैसे होती है? दिन के समय में समुद्र से जमीन की ओर, रात के समय में जमीन से समुद्र की ओर। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, तो ये दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा? दूसरा पॉइंट हो गया वायु की गति कैसे होती है, किस तरफ जाती है। ज्यादा समय नहीं, हमको केवल डायरेक्ट समझना है, फालतू यहां पे बकवास नहीं करनी है। ठीक है, पवन की दिशा यानी कि डायरेक्शन। ठीक है, पवन की दिशा, हमने दोनों चीजों को समझ लिया, संतुलन समझ लिया और पवन की दिशा को हमने अच्छे से समझ लिया। अब देखिए वायु का प्रयोग और कहां हो सकता है, उसको हम थोड़ा समझते हैं डिटेल में। देखिए, वायु से वर्षा। अब देखिए एक पहला कारक चल रहा है और ये क्या क्या आपको दिखा रहा है, जीवन के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है ये सब को समझा रहा है। देखिए, वायु से बारिश कैसी होती है हम ये समझते हैं। जब गर्म हवाएं बहती हैं, तब ये क्या करती हैं? समुद्री इलाकों से जब ये बहती हैं, समुद्री इलाकों से यहां से ये जलवाष्प उठाते हैं। ठीक है, यहां से ये जलवाष्प उठा के एकदम ऊपर लेके जाएंगे, जलवाष्प को लेके एकदम ऊपर चले जाएंगे। ऊपर जब लेके जाएंगे तो यहाँ बहुत सारी हवाएं होती हैं, बहुत सारी हवाएं होती हैं। ये हवाएं इस जलवाष्प को बांट लेती हैं। ठीक है, ये जलवाष्प यहाँ फैल जाएगा, पूरी तरह से फैल जाएगा। तो सोचिए अगर एक गिलास पानी को हम हजारों लाखों टुकड़ों में कर दें, तो जो एक गिलास पानी गर्म है, मान लीजिए 1000 टेम्परेचर है उसका, 1000 टुकड़े हो गए तो एक एक टेम्परेचर हो जाएगा। यानी कि ये जलवाष्प यहाँ पे ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? जलवाष्प यहाँ पे ठंडा हो जाता है। और जैसे ही धुआं या वाष्प ठंडा होता है, वो छोटी छोटी जल की बूंदों का रूप ले लेता है, और यही जल की बूंदें बाद में वर्षा के रूप में जमीन पे आती है। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। अर्थात गर्म हवाएं वाष्पन से जल वाष्प को ऊपर लेके जाती हैं, वहां फैला देती हैं, जिसके कारण वाष्प ठंडा होके जल की बूंदों में बदल जाता है और वो बूंदें जमीन पे आके गिरती हैं। इसी को हम कहते हैं वर्षा, और पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। ठीक है, अब मान लीजिए इलाका बहुत फैल गया, एकदम फैल गया, एकदम ठंडा हो जाएंगे, तो जो जल हमारा था वो ठंडा होके क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। और बर्फ बनने के कारण बड़े बड़े ओलों के रूप में गिरता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बर्फ बढ़ रहा है। ठीक है, या बर्फबारी हो रही है। क्या हो रही है? बर्फबारी। इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? हिम वृष्टि। हिम वृष्टि या ओले पड़ रहे हैं, हिम वृष्टि या ओले पड़ रहे हैं। क्लियर हुआ? तो अब इस टॉपिक में हमने क्या समझा? वायु से वर्षा कैसे होती है। सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया, ज्यादा हमको कॉम्प्लिकेटेड करना भी नहीं है, हमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चलना है और हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हमारे यहां बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण ये होता है। अब ये मानसून क्या है? बहुत विशेष थोड़ी है। मानसून मतलब यही हवाएं, ये गर्म हवाएं जब ढकेल ढकाल के लिए चलेंगी वाष्प को, चल तू चल चल,
तो ये वहां पे वर्षा कर देते हैं। ठीक है, तो वायु से वर्षा कहती है कैसे होती है समझ गए आप। वायु से पवन की दिशा कैसे चेंज होती है ये भी आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टर्म्स पे चर्चा करते हैं। देखिए, अब हम समझते हैं जो हमारा एनसीईआरटी बुक में दिया है हम उतना ही करेंगे, हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। वायु प्रदूषण, देखिए वायु प्रदूषण, जब वायु में या हवा में किसी तरीके से नाइट्रोजन और सल्फर, अगर इन दोनों की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, हमारी वायु दूषित हो चुकी है या प्रदूषित हो चुकी है। अब ये प्रदूषित होता कैसे है, जीवाश्म ईंधन को हम जब जलाएंगे, जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोल, डीजल, ठीक है, पेट्रोल को, डीजल को, केरोसिन को, इनको जब हम जलाते हैं तो इनके जलने से नाइट्रोजन और सल्फर जैसी भयानक गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल को दूषित करती हैं। और सल्फर तो इतना भयानक होता है, ये अम्लीय वर्षा का कारण भी है। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा मतलब ये जो पत्थरों को सड़ा देती है या पत्थरों को गला देती है, पत्थर की कैंसर वाली वर्षा भी इसे कहते हैं। जैसे कि हमारा जो ताजमहल है वो धीरे धीरे पीला हो रहा है, पीला मतलब धीरे धीरे उसका रंग बदल रहा है, वो खराब हो रहा है। ठीक है, जैसे दांत सफेद है, अगर पीला हो जाएगा, कुढ़िया जाएगा, वैसे ही ताजमहल धीरे पीला हो रहा है और एक दिन वो ढह जाएगा अगर ऐसे चलता रहेगा तो। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा के लिए भी कारक है कौन सा, आपका एसिड रेन। और एसिड रेन कैसे आता है, सल्फर और नाइट्रोजन से। क्लियर हुआ, सल्फर और नाइट्रोजन से, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सर्दियों में ये यही जब ज्यादा प्रदूषित हो जाएगी वायु, जब ज्यादा उसमें धूल के कण मिक्स हो जाएंगे तो कोहरा हो जाता है। ठीक है, चारों तरफ कोहरा दिखता रहता है। क्लियर हुआ। अब एक देखिए, एक लाइकेन, ठीक है, देखिए लाइकेन एक जीव है, लाइकेन एक जीव है जो सल्फर के प्रति संवेदनशील होता है। सल्फर मतलब अगर सल्फर की मात्रा ज्यादा है तो इनकी संख्या घटने लगती है या ये मरने लगते हैं। तो अगर ये मर रहे हैं इसका मतलब समझ जाइए सल्फर की मात्रा बढ़ चुकी है, और सल्फर की मात्रा बढ़ चुकी है मतलब वायु प्रदूषित हो चुका है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, या अल्टीमेटली कहा जाए लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। लाइकेन की मात्रा बढ़ रही है तो वायु ठीक ठाक है, लाइकेन की मात्रा घट गई तो वायु प्रदूषित हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत वायुमंडल को देखा। अगली वीडियो में हम लोग जलमंडल के विषय में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ स्थलमंडल के विषय में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।